नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। महाराष्ट्र की राजनीति बड़े दिलचस्प मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई है और कम से कम 3 ऐसी जगहें हैं जहां पर पवार का पूरा खानदान एक साथ दिखाई देता है और उनकी चिंताओं के केंद्र में भी रहता है। बारामती तो सर्वविदित है, पुणे और चिंचवड, ये तीनों चिंताओं का केंद्र रहते हैं और अक्सर तो अलग-अलग ऐसे सामाजिक और दूसरे कार्यक्रमों में, वो चाहे सरकारी ही क्यों ना हो, सारा परिवार साथ दिखाई देता है। मुझे याद है एक प्रोग्राम में शरद पवार को बुलाया नहीं गया था, तो वो खुद ही पहुंच गए थे और फिर उनके लिए एक चेयर लगानी पड़ी थी। अब ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी जो लोकल बॉडीज के चुनाव नतीजे आए थे 288 के, उसके परिणाम लगभग वैसे ही थे जैसे विधानसभा चुनाव के थे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। और उन परिणामों ने ये बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि ये जो बिना मतलब के हल्ले मचाए जा रहे थे विधानसभा चुनाव में, ये हो गया, वो हो गया, मैच फिक्सिंग हो गई, तो उन परिणामों की पुष्टि कर दी लोकल बॉडीज के नतीजों ने। और अब चूंकि 29 नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं, जिनमें पवार परिवार की चिंता के केंद्र ये दोनों हैं, पुणे और चिंचवड, तो दोनों अब मरते क्या ना करते वाले अंदाज में साथ आ गए हैं। अब इसको लेकर के वहां जो राजनीति शुरू हुई है और तमाम तरह की जो अटकलें लग रही हैं कि क्या नाना करते शरद पवार अल्टीमेटली भतीजे के साथ आ गए हैं। अभी भी एक पर्दादारी करने की कोशिश हो रही है, रोहित पवार को आगे किया गया, शरद पवार इसके लिए सहमत नहीं थे, कुछ इस तरह के मैसेज दिए गए, लेकिन आना पड़ा है। तो इसको समझने के लिए एक्चुअल में भाऊ तौर से करके पास चलते हैं, वही समझाएंगे। भाऊ, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे बेहतर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है कोई बता नहीं पाएगा। तो हुआ क्या है एक्चुअल में, थोड़ा सा ये समझाइए और इसकी बैकग्राउंड भी समझाइए कि चाचा भतीजे साथ आए। अजित पवार ने कहा कि हमारे सिंबल पर लड़िए, उस पर थोड़ा सा लगा कि कुछ खींचातानी है, और अब नई खबर ये सुनने को मिल रही है कि दोनों अपने अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे मिलकर के। एक बात आपको समझनी चाहिए। गुब्बारा जो होता है ना, आप उसकी जो मर्यादा होती है उतना ही फुला सकते हो। उससे ज्यादा अगर फुलाने जाओगे तो आपके मुंह पर फटेगा। ये पहली सीधी जिंदगी की बात बोल समझो। शरद पवार नाम का एक गुब्बारा, और मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं, मजाक में नहीं बोल रहा हूं। ये बात बाला साहब ठाकरे ने, जब वो कार्टूनिस्ट करके कार्टून वगैरह बनाते थे, उस वक्त उन्होंने ये बात साफ साफ एक कार्टून के रूप में बताई थी। उस समय के दो महाराष्ट्र के बड़े संपादक माने जाते थे, माधव गडकरी, जो लोकसत्ता पेपर के इंडियन एक्सप्रेस का मराठी वर्जन है, जो उसके संपादक थे, और गोविंद तळवलकर, जो महाराष्ट्र टाइम्स ग्रुप का मराठी है पेपर, उसके संपादक थे। उनका एक कार्टून बाला साहब ठाकरे ने बनाया था, और उसमें दिखाया था कि हम साइकिल में जो हवा भरते, जो पंप होता है ना, उसी पंप से एक गुब्बारे की हवा फुला रहे, और ये गुब्बारा हवा में बड़ा राक्षस जैसा दिखाई दे रहा है, और उस पर लिखा था शरद पवार। तो शरद पवार नाम का जो 50 साल से गुब्बारा मीडिया ने फुलाया है, बस वो अब मीडिया के मुंह पर फट रहा है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। शरद पवार कभी भी आंदोलन के नेता नहीं रहे। शरद पवार कभी भी सेक्युलर लिबरल वगैरह नहीं, वो कैपिटलिज्म के नेता रहे। इनकी पूरी फैमिली, आप शरद पवार की पहली बैकग्राउंड समझो।
शरद पवार 60 साल है राजनीति में, 60 साल से बोला जाता है 58 साल है, 67 में पहली बार चुनाव लड़े थे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में काम करते थे, युवा कांग्रेस में काम करते थे। यशवंतराव चौहान ने उनको मानस पुत्र कहकर नजदीक किया, उसको बहुत अच्छे अवसर दिए, आगे चलकर एमएलए बने 67 में। लेकिन इनकी पूरी फैमिली जो थी वो शेतकरी कामगार पार्टी जो थी उसकी थी, पीडब्ल्यूपी, जिसको पीपल्स एंड वर्कर्स पार्टी, ये महाराष्ट्र की 2 नंबर की पार्टी थी। पवार की खुद की उनकी मां जो थी शारदा ताई पवार, ये शेतकरी कामगार पार्टी की जिला परिषद की मेंबर हुआ करती थी, और पूरी फैमिली, इनके बहनों ये एनडी पाटिल, ये अभी अभी 2-3 साल पहले उनका देहांत हो गया, वो भी आखिर तक उसी पार्टी में रहे। यानी पूरी पार्टी कहां थी? पीडब्ल्यूपी में। और अकेले शरद पवार ये कांग्रेस में चले गए। तो क्यों चले गए? उनको अपोजिशन की, संघर्ष की राजनीति मंजूर नहीं थी, ये सत्ता की गर्मी में ही रहना चाहते थे। तो सत्ता की राजनीति करना यही शरद पवार की राजनीति रही है। लेकिन शरद पवार मतलब फुले शाह अम्बेडकर, लिबरल, सेकुलर, ये सब लेबल चिपकाए गए और ये गुब्बारा फुलाया गया था। और पुराने जमाने के नहीं, आज के भी जर्नलिस्ट ये फुलाते बैठे। और आज अगर महाराष्ट्र में जो कुछ आपने बोला, इनके साथ लड़ेंगे, उनके साथ लड़ेंगे, ये बात छोड़ दो, ये दुय्यम है। महाराष्ट्र के पूरा का पूरा लिबरल मीडिया जो है उसके मुंह पर शरद पवार नाम का गुब्बारा फटा है, क्योंकि जो खबर आ गई कि शायद अब 2 पार्टियां एक साथ हो जाएगी और उसके बाद सुप्रिया सुले को केंद्र में मिनिस्टर बनाया जाएगा, सब विचलित हो गए, सब विचलित, पूरा मीडिया विचलित है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया वगैरह है ना, जो आज तक शरद पवार को बड़ा लिबरल, आपको याद दिला दूं 2019 के चुनाव में, जब चुनाव चल रहे थे, देवेंद्र फडणवीस ने बोला था हमारे तो सब पहलवान अखाड़े में उतर गए, सामने कोई नहीं दिखाई देता। तब शरद पवार ने उनको जवाब देते हुए कहा था कि किसके साथ कुश्ती करेंगे, ऐसा हाथ करके बोले, यानी छक्का, हिजड़ों के साथ कुश्ती नहीं होती। मैं कुश्ती फेडरेशन का भी पेपर नेता हूं, यानी बीजेपी छक्कों की पार्टी है। इस ढंग का एक्शन शरद पवार ने किया था। और सतारा में एक जगह शरद पवार की मीटिंग चल रही थी, बारिश हो गई, और बारिश के बाद शरद पवार बारिश में भी भाषण करते रहे, भीग गए। और उसके बाद जो चुनाव के नतीजे आ गए, उसमें शरद पवार के पार्टी के 54 एमएलए चुनकर आए थे। देखिए, 54 एमएलए चुनकर आए थे। तो मराठी मीडिया मानो अपने कमर का वस्त्र भी छोड़कर नंगा नाच करने लगा था। देखो, पवार साहब बारिश में भीगे और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स बदल दी। मुझे याद है अभी तक करके मैंने उस पर ब्लॉग लिखा था, और सब चैनल पर शरद पवार का ये गुणगान और आरती उतारना बंद हो गया था। मैंने उस वक्त लेख लिखा था, ब्लॉग लिखा था, 40 साल एक ही क्लास में, इस हेडिंग का मैंने एक आर्टिकल लिखा था। क्योंकि 1978 में शरद पवार कांग्रेस से अलग होकर पहली बार अपनी पार्टी बनाकर लड़े थे 78 में, और उनके 1980 में, और उनकी सीटें आई थी 54। और अगर 2019 में फिर से 54 सीटें आ रही है, तो ये कितना स्कॉलर है कि आसपास के बच्चे केजी में जाते थे, प्राइमरी स्कूल में जाते थे, दो दूनी 4 वगैरह बात करते थे, वो आगे चलकर कॉलेज गए, इंजीनियर हुए, विदेश चले गए। लेकिन हमारा बच्चा देखो 54 के 54 का पहाड़ा लेकर बैठ गया। 40 साल में अगर 54 से 54 तक आप पहुंचते हो, तो आपने कौन सी राजनीति बदली है? लेकिन मीडिया ने फुलाया हुआ गुब्बारा, शरद पवार का मतलब मीडिया ने फुलाया हुआ गुब्बारा है, और उस गुब्बारे में
लिबरल और सेक्युलर फुले शाहू अंबेडकर विचारधारा इसकी हवा भरी जाती थी। और अभी बात यह है कि इनको नकार कर अजीत दादा, इनका भतीजा, बीजेपी के साथ चला गया, लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ा, आज भी उप मुख्यमंत्री है, तो उसके खिलाफ भी डटकर 80 की उम्र में शरद पवार खड़े, गुब्बारा भरा जा रहा था। मुझे गारंटी थी एक ना एक दिन मीडिया के मुंह पर फटेगा, और फट गया। क्योंकि शरद पवार कभी भी संघर्ष करने वाले नेता नहीं रहे। 78 से लेकर 86 तक सिर्फ 8 साल इन्होंने अपोजिशन की यूनिटी गठबंधन बनाने की कोशिश की, लेकिन आखिर 80 और 85 के विधानसभा चुनाव में इनकी सब मेहनत फालतू हुई, काम नहीं आई। तो 86 में अपोजिशन को रास्ते पर छोड़कर ये कांग्रेस में चले गए मुख्यमंत्री होने के लिए, और 88 में मुख्यमंत्री बने भी। तो सत्ता के साथ जाना, यही इनकी राजनीति रही है। ये सत्ता के बिना पानी, बिन पानी मछली बोलते हैं ना, उस ढंग से चटपटाते। तो अब बात यह है कि अगले 3-3.5 साल कोई भी चुनाव नहीं है, और बेटी को सेटल नहीं कर पाए, और इसलिए जो कुछ चांस मिले तो ले लो। और आज की बात नहीं है ये, मैं आपको बता दूं, मैंने 2023 में एक वीडियो बनाया मराठी में, शरद पवार ने असली में किसका गेम किया है, और उसमें मैंने एक क्या बोलते हैं उसको, भाकित किया था, भविष्य बताया था कि भाई शरद पवार जिंदगी भर हर एक के साथ गेम करते रहे, लेकिन इस बार इन्होंने, अजीत दादा अगर बीजेपी के साथ चला गया है तो गेम तो शरद पवार ने किया है, और अपनी बेटी के ही साथ किया है। क्योंकि आपको याद होगा जब अजीत दादा निकल गए थे, और उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनका भाषण हुआ था बांद्रा में, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, ना शिवसेना से टूटे थे, उस वक्त से हमारी बीजेपी के साथ बात चल रही थी। 2.5 दिन की जो सरकार बनी वो पवार के आशीर्वाद से और पवार की इनिशिएटिव से बनी थी। लेकिन हर बार 3 बार इंदौर गए, बड़ौदा गए, बीजेपी से बात की, और आखिर मोमेंट पर शरद पवार पैर पीछे बैकफुट पर जाते थे, और इसलिए मुंह की हमें खानी पड़ी है। ये अजीत दादा ने साफ साफ बताया था, और वही बात देवेंद्र फडणवीस ने भी बार बार बोली थी। 2.5 दिन का जो सरकार बना और गिरा, उसका इनिशिएटिव शरद पवार के साथ हुआ था। बीजेपी की टॉप लीडरशिप और एनसीपी की टॉप लीडरशिप की बात हुई थी। तो ये सरासर झूठ बोलते रहे, और मराठी मीडिया या मुंबई का मीडिया इनके झूठ पर हमेशा चादर डालता रहा। आज वो गुब्बारा फटा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये अनैतिक भी है बहू, क्योंकि आप कांग्रेस से अलग होते हैं विदेशी मूल के मुद्दे पर, और फिर कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव भी लड़ते हैं, सरकार भी बनाते हैं। इसी तरीके से कई अवसरों पर देखा गया है कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। 2019 में इनको और कांग्रेस को महाराष्ट्र की जनता ने विपक्ष में बैठने को कहा था। इन्होंने क्या किया? एक 56 सीटों वाली उद्धव ठाकरे की पार्टी को साथ मिलाया और भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीन ली। उसका इनाम इनको 2024 के विधानसभा चुनाव में मिला, और महाराष्ट्र की जनता ने इनको धर पटका, पूरी तरह धर पटका। और जिस मराठी मीडिया की बात आप कर रहे हैं, देखिए 288 में से अगर कोई व्यक्ति 54 सीटें जीत रहा है, इसका मतलब 234 सीटें वो हार रहा है। वो गठबंधन में है तो भी और नहीं है तो भी। तो ये जो एक गुब्बारा, जो नाम आपने दिया है, गुब्बारा फुलाने की जो कोशिश यहाँ का मीडिया करता रहा और जय जयकार लगाता रहा शरद पवार, इसकी वजह क्या है भाऊ? ये फैशन है, मराठी मीडिया, मुंबई के मीडिया की एक फैशन है। पवार का मतलब कुछ भी, पवार कुछ भी कर सकते, पवार जेब से चांद निकाल सकते, जेब से सूरज निकाल सकते, यहां तक कुछ भी बातें बोलते रहो।
बस शरद पवार के सर पर बाल नहीं है, लेकिन वो ऐसे हाथ लगाएंगे तो बोलेंगे देखो कैसे उल्लू बना रहे हैं, और दुनिया उल्लू बन रही है, इनके सर पर बाल नहीं लेकिन बाल खुजा रहे। ये वर्णन एडिटोरियल में आता रहा है ऐसे ढंग का। तो पवार भी खेलते रहे, लेकिन एक दिन आता है जिस दिन गुब्बारा की क्षमता खत्म हो जाती है हवा भरने की, और वो फट जाता है। अब देखिए बात ये हो गई है कि अब अगर 3-4 साल यानी 2029 तक चुनाव ही नहीं है तो इनकी बेटी की हालत क्या है? आखिर में वो भी बाप है, इंसान है, दुनिया के लिए सब कुछ किया, अपनी बेटी को सेटल नहीं कर पाया, इसका दुख तो होता है। तो ये बात चल रही थी पिछले हफ्ते भर से, 4 दिन से, कि दोनों एनसीपी साथ आ जाएगी और पवार और अजीत दादा के मिलकर 9 लोग अगर एनडीए में चले जाते हैं तो एनडीए से जो एक मिनिस्टरशिप मिलनी है वो सुप्रिया सुले को मिल जाएगी। मुझे एक फिल्म का गाना याद आता है, सिलसिला, हम इसको बोल सकते हैं ये बारामती का सिलसिला है। आपको याद होगा, बहुत पॉपुलर हुआ गाना है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए, क्या गिला है आपकी निगाहों से, फूल आए दरमियान तो फासले हुए। ये बिल्कुल सही बात। वही 2-3 दिन से चल रहा है, बिल्कुल वही सिलसिला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब ये चर्चा शुरू हो गई तो लोग तकरार करने लगे, तो सुप्रिया ने बोला अरे कल की दुश्मनी आजकल पॉलिटिक्स में नहीं चलती, वी आर प्रोफेशनल्स, हम प्रोफेशनल पॉलिटिशियन हैं, हम राजनीतिक व्यवसायी है, धंधा करते हैं। तो पुणे का इनका जो एनसीपी शरद पवार गुट का पुणे का अध्यक्ष था वो गुस्से में आया और उसने प्रोटेस्ट किया, अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और दूसरे दिन वो कांग्रेस में चला गया, प्रशांत जगताप नाम का। आज अभी हम बोल रहे उसके कुछ घंटे पहले शरद पवार गुट के मुंबई विभाग की जो अध्यक्षा है राखी जाधव करके, वो बीजेपी में चली गई है कहां पार्टी है कहां? लेकिन एकाएक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। अब ये गाने का मतलब क्या है ये सुप्रिया समझती होगी या शरद पवार समझते होंगे। आप दुनिया को बोलते ना कि सब सारे लोगों को आप उल्लू नहीं बना सकते, कुछ लोगों को सारे समय या सारे लोगों को कुछ समय उल्लू बना सकते हो, लेकिन सब समय के लिए, सारे समय के लिए सारे लोगों को आप उल्लू नहीं बना सकते। बस इसका अनुभव पवार कर रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये तो तय हुआ था, बहुत पहले तय हुआ था, लेकिन उसमें टांग अड़ाने की कोशिश भी सुप्रिया ने की थी। अजीत दादा को बढ़ावा ना मिले इसलिए, आपको याद होगा तो उस वक्त जब ये पार्टी वगैरह टूटने की संभावना थी, उसके पहले दिल्ली में शरद पवार की पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, बिल्कुल, जिसमें प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया ताई दोनों को कार्याध्यक्ष घोषित किया गया था। उससे भी पहले 2 मई 2023 को शरद पवार का जो पॉलिटिकल ये है, आत्मचरित्र है, लोकमाजे संगाती, उसका सुधारित संस्करण का पब्लिकेशन हुआ था। और वहां अचानक शरद पवार ने बोल दिया कि मैं अब रिटायर होता हूं, और फिर जो 2-3 दिन तमाशा चला आपको याद होगा। बिल्कुल, उस वक्त सीधे सीधे अजीत दादा को उल्लू बनाया गया था। अजीत दादा को बोला था कि मुझे तो रिटायर होना है, अभी तू ले ले, सब कर ले। और आखिर में जब वहां घोषित किया तो वो घोषित करने के बाद इनके ही कुछ लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया। तो एक कमेटी किसने अपॉइंट की? जिसने इस्तीफा दिया है वही कमेटी अपॉइंट करता है कि रहूं ना रहूं। और आखिर में ये अपनी जगह रहे, और जहां दिल्ली में फिर जो कुछ एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद जो कुछ सम्मेलन हुआ, उसमें सुप्रिया और प्रफुल्ल पटेल को 2 कार्याध्यक्ष घोषित किए गए। और आपको
अगर उसका वीडियो मिले तो देखो। उस वक्त जो लोगों में बैठे थे उसमें थे अजीत दादा भी थे। अजीत दादा एक बिस्लेरी की बोतल उल्टी लेकर ऐसे टेबल पर प्रहार करते रहे, वो विजुअल भी है। यानी ये चारों तरीके से अगर मुझे नीचा दिखा रहा है चाचा, तो उसको नीचा दिखाना जरूरी है। और अगले कुछ दिनों में अजीत दादा उठकर चले गए बीजेपी के साथ। और बिल्कुल। अकेले अजीत दादा नहीं गए, शरद पवार के जितने नजदीकी और जितने विश्वास पात्र लोग थे। प्रफुल्ल पटेल क्या है, प्रफुल्ल पटेल तो पॉलिटिकली शरद पवार की आवाज थे। 2014 में बीजेपी को बाहर से सपोर्ट की घोषणा प्रफुल्ल पटेल ने की थी। हर बात पवार की जब बात होती थी पहले प्रफुल्ल पटेल बोलते थे। तो अगर प्रफुल्ल पटेल चले गए, छगन भुजबल चले गए, वलसे पाटिल चले गए, तो ये पवार के बिल्कुल नजदीकी थे। इसका मतलब साफ था, अगर बेटी नहीं मान रही है तो भैया तुम चले जाओ, वहां से 10-15 मिनिस्ट्री ले लो और मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं बेटी के साथ रहता हूं, मरने दो इसको। तो गेम शरद पवार ने अगर गेम किया होगा अजीत को वहां भेजकर बीजेपी के पास, तो गेम अपनी ही बेटी के खिलाफ किया था। और बेटी को पता नहीं था, बेटी को लगता था कि बाप तो मेरे साथ है। वो जो दीवार या कुछ फिल्म का डायलॉग है ना, शशि कपूर को अमिताभ वगैरह बोलता है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास डिप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप है, मेरे पास 12 मंत्री है, तुम्हारे पास क्या है? तो सुप्रिया बोलती है मेरे पास बाप है। अब बाप की मार्केट वैल्यू पता चल गई, तब ये भी दौड़कर इसको आना है, मिनिस्टर बनना है। तो पिछले कुछ महीनों से आप देखो, 6-7 महीने से सुप्रिया सुळे की भाषा बदल गई है। मोदी सरकार के बारे में इनकी भाषा बदल गई है। और वो सिम्टम्स थे, ये सिम्टम्स थे। तो इसमें होगा यह है कि यही सच्चाई है समझकर उस पर जो अपनी अपनी क्या विश्लेषण कर रहे थे, अरे पवार की बात नहीं, पवार तो क्या है, पवार तो बड़े चालाक है, पवार तो चाणक्य है, वगैरह वगैरह जो बातें करते थे, उनकी हालत पतली हो गई है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सुप्रिया जाती है और पवार भी भतीजे के साथ हाथ मिलाते हैं, तो इनका समर्थन करने वाले हम किस मुंह से लोगों के सामने जाएंगे। इसलिए मराठी मीडिया, पर्टिकुलरली लिबरल मीडिया है, उसको जूते खाने पड़ रहे। अब वही पवार को गालियां दे रहे हैं। अब बोल रहे कि पवार तो पहले से ही झूठे थे, इनका सेक्युलरिज्म कभी सच्चा नहीं था। अब वही लोग बोल रहे जो कल आरती उतार रहे थे। तो मैं मानता हूं कि इस बार पवार ने पूरे उनके समर्थक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, संपादक, एनालिस्ट है, उनका गेम कर दिया पवार, बिल्कुल। उनका गेम कर दिया पवार। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन दर्शकों से, करीब 2000 के आसपास दर्शक इस समय लाइव देख रहे हैं, लेकिन लाइक बटन कम लोगों ने दबाया है। करीब 450 लोगों ने ही लाइक बटन दबाया। तो लाइक का बटन जब आप दबाते हैं तो रीच बढ़ जाती है चैनल की, लाइव की, और ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, इसलिए लाइक का बटन जरूर दबा दें और वीडियो को फॉरवर्ड भी कर दें। भाऊ, 30 दिसंबर आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। अभी सिचुएशन क्या है पुणे में और पिपरी चिंचवड़ में? क्या दोनों साथ मिल करके लड़ रहे हैं, अपने अपने सिंबल पर लड़ रहे हैं, या जो अजीत पवार ने कहा था कि हमारे सिंबल पर ही शरद पवार अपने कैंडिडेट भी खड़े करें, ऐसा करके लड़ रहे हैं? अब मैं थोड़ा एक हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ता हूं जी। गौप्य स्फोट बोलो, जो कुछ रहस्य भेद बोलो, ये चाचा भतीजा साथ आ रहे हैं तो ये अमित शाह की इच्छा से आ रहे हैं। ये पहली बात समझ लो, ये अचानक नहीं हुआ है। और मैंने कुछ 5-6 दिन पहले उस पर मराठी में वीडियो बनाया तक है
कि अमित शाह की आशीर्वाद से चाचा भतीजा साथ आ रहे हैं। तो पहली बात है कि अपने आप नहीं हुआ है, और अचानक इसका उद्घाटन निकला और अदानी पहुंचे, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो जो कुछ हो रहा है उसमें जब 4 दिन से बातें चल रही और अचानक अजीत दादा बोलते कि भाई अगर चुनाव लड़ना है, साथ में लड़ना है, तो आपकी कैंडिडेट भी हमारे चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। उसका मतलब क्या होता है? अगर ये दो पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे की मान्यता के लिए केस लड़ रही है, तो अगर एक पार्टी के कैंडिडेट ओपनली दूसरे पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे, तो चुनाव चिन्ह का जो सुनवाई और मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें शरद पवार की केस ही खत्म हो जाती है। तो एक बात हमें समझना भी जरूरी है, जानना भी जरूरी है कि मैं मानता हूं कि जानबूझकर शरद पवार को नीचा दिखाया जा रहा है और भतीजे के हाथों दिखाया जा रहा है। और इसका भी कारण बता दूं, जो 2.5 दिन की सरकार बनी थी, उस वक्त बहुत सारे मराठी पत्रकारों ने मुझे बोला था कि ये चलेगी नहीं। मैंने उनको कहा कि अचानक नहीं हुआ है, अजीत दादा ने बंड नहीं किया है, बगावत नहीं की है, ये शरद पवार की इच्छा से हुआ है, तो पीछे नहीं हट सकते शरद पवार। तब उन्होंने कहा था नहीं, ऐसी आप आज जिस उम्र में पवार है वो अभी अपने पर कलंक नहीं लगा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैंने बोला कि नहीं करेंगे तो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करेंगे, क्योंकि ये बात अगर मोदी शाह के साथ बात करके हुई है, उसके बाद अगर आप उनको उल्लू बनाते हो, तो दूसरे दिन अमित शाह या मोदी दूसरे दिन बदले की भावना से कुछ करते नहीं, वो दूर के खिलाड़ी है। सही समय आने पर इनको इतना ह्यूमिलिएट करेंगे कि मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे पवार को। ये मैंने 6 साल पहले बहुत सारे पत्रकारों के, मराठी पत्रकारों को बताया था, और आज वो सच्चा होते दिखाई दे रहा। आज आप बोल रहे हो, देखो अभी तक सुप्रिया सुले जाएगी, ये सब चर्चा चल रही है, लेकिन बीजेपी के तंबू से कोई खबर, खेमे से खबर नहीं आ रही है कि इनको मोदी गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनाएंगे वगैरह वगैरह, हमारे साथ आ रहे, ऐसी कोई भी बात बीजेपी के खेमे से नहीं आई है। और दूसरी जगह कल हम बोल रहे हैं, उसके दूसरे दिन बस कुछ 12-14 घंटे बचे हैं, कल 3 बजे मंगलवार को पर्चा भरने की टाइम खत्म होगा, उसके पहले भरना पड़ेगा, और नहीं तो पूरा केओस हो जाएगा। हाँ, अगर ये सब केओस है, उसमें शिवसेना, एकनाथ शिंदे और बीजेपी देवेंद्र फडणवीस, इनका हर जगह ठंग से गठबंधन हुआ है, टिकट का बंटवारा, सीटों का बंटवारा हो चुका है। कई जगह अजीत दादा को भी बताया गया है कि कुछ जगह 3-4 कॉर्पोरेशन हो गए, हम दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन नतीजों के बाद साथ में बैठेंगे, ये तय किया गया, बिल्कुल ये तय किया गया। तो विधानसभा चुनाव में एक तरीके से आप देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के पास राज ठाकरे गया और इंडी अलायंस, महाविकास आघाड़ी मुंबई में टूट गई, बहुत सारे जगह टूट गई। अब यहां पूना और पिंपरी में अजीत दादा को आगे किया गया, और पवार की जो इज्जत है उसको मटिया मेट कर दिया गया। तो आप सोच सकते हैं क्या होने वाला है। ये लोग समझ नहीं पाते। देखो, मोदी और शाह की राजनीति अलग है। 2014 के बाद ये लोग राष्ट्रीय क्षितिज पर आ गए, और जिस ढंग से उनकी राजनीति चलती है वो पहले समझ लो। ये लोग कल का चुनाव, 6 महीने का चुनाव, 5 साल के बाद आने वाला चुनाव, इतना ही थिंकिंग नहीं करते। ये 10, 20, 30 साल आगे की राजनीति सोचते हैं और उस ढंग से प्लानिंग करते हैं। तो इनके सामने आप क्या चलोगे? भाव 2 बातें हैं। दर्शकों से निवेदन है कि आप लाइक का बटन दबाते चलें। सवाल ये है कि ये जो अब हम होते हुए देख रहे हैं,
क्या दोनों के पुनर्मिलन की दिशा में बढ़ता हुआ पहला कदम माने? और नंबर 2, शरद पवार की पार्टी के लोग जितने भी बचे खुचे हैं, वो अजित पवार को अपना नेता मानने को तैयार होंगे? तैयार है, तैयार है। देखो, पवार की राजनीति, पवार की विचारधारा या पवार के संस्कार यही है, सत्ता की गर्मी में रहकर ही जी सकते हैं। विरोध की जो राजनीति होती है, संघर्ष की राजनीति हो गए, उस ठंड में मर जाते हैं। अब इनकी ही पारिवारिक पार्टी जो थी बीडब्ल्यूपी, ये संघर्ष करते रहे जिंदगी भर। वो पार्टी आज महाराष्ट्र से खत्म हो चुकी है। संघर्ष करने वाली ओरिजिनली जो समाजवादी पार्टी थी, एसएसपी या पीएसपी, उसका नामो निशान नहीं बचा है। संघर्ष करने वाली जनता दल नाम की पार्टी, जनता पार्टी, नामो निशान नहीं बचा है। और पवार की जो पारिवारिक पार्टी है, शेतकरी कामगार पार्टी, वो भी नहीं बची है। तो पवार कहां के संघर्ष की बात करते हैं? तो पवार ने अगर ये संस्कार दिए कि मैंने उस वक्त अपनी ही पार्टी कांग्रेस पार्टी को दगा देकर, अपने ही पिता जैसे वसंतदादा पाटिल को दगा देकर अगर मुख्यमंत्री पद हासिल किया है, अगर अपोजिशन की यूनिटी करके पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी बनाई, उसको दगा देकर मैं कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए चला गया, ये शरद पवार का आदर्श है। इनके जो अनुयायी है उनको, तो उनके लोग आज इनके साथ रहेंगे या अजीत दादा के साथ जाएंगे, सत्ता के साथ जाएंगे? सीधी बात है। हाँ, अभी भी बिल्कुल। थोड़े शर्माते हैं कि अरे साहब को छोड़कर कैसे जाए, नहीं तो हमारा तो दिल वहां है, हम शरीर से यहाँ है, लेकिन मन से तो अजीत दादा के साथ है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे मराठी में उसको बोलते हैं कि कौवा बैठा और शाखा टूटी। तो शाखा तो इतनी कमकुवत है, टूटने वाली ही थी, लेकिन बस कौवा बैठ गया, उतनी भार से टूट गई। तो वो उसका राह देख रहे, इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनकी पार्टी में कुछ बचा नहीं है, बचा नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं ना कि मुंबई की इनकी अध्यक्षाई आज अर्जी भरने का एक दिन बचा है, तो बीजेपी में चली गई। और टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो इसलिए लोकल बीजेपी के जो एमएलए थे उनके ऑफिस में पहुंची, बोली मुझे बीजेपी में आना है। उसने फोनाफोनी कर दी, इनके गले में गमछा डाल दिया, बीजेपी की हो गई। इतने पीछे पड़े हैं कि भाई सत्ता के साथ जाना है, तो उसमें कोई बड़ी तकलीफ वगैरह नहीं है। अब ये बताइए भाऊ, 2 नतीजे आ गए, विधानसभा चुनाव के आ गए, लोकल बॉडीज के आ गए। तीसरा नतीजा 16 जनवरी को आ जाएगा। और आप पहले ही कह चुके मेरे प्रोग्राम में कि जो लोकल बॉडीज के नतीजे हैं वही रिपीट होंगे, महानगर पालिकाओं के नतीजे भी वैसे ही आएंगे। तो मैं और दर्शक ये जानना चाहते हैं कि मुंबई में उद्धव ठाकरे का क्या होगा और कांग्रेस कहां खड़ी हुई दिखाई दे रही है, जो राहुल गांधी लगातार आरोप तराशी का काम कर रहे थे। मैच फिक्सिंग हो गई है, ये हो गया है, मतदाता बढ़वा दिए गए थे, घटवा दिए गए थे। ये 16 जनवरी के बाद क्या करेंगे? मुंह दिखाने के काबिल बचेंगे या फिर मुंह उठा करके कोई भी बयान लगा देंगे? तो उद्धव ठाकरे का क्या होगा और राहुल गांधी का क्या होगा? नहीं, उद्धव ठाकरे का भी वही प्रॉब्लम है जो शरद पवार का है। ये बेटी को सेट करने में लगे हैं, वो बेटे को सेट करने में लगे। वो बोलेंगे ठीक है भाई, अभी मैं राजनीति से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मैं रिटायर हो जाता हूं, मेरे बेटों को कहीं सेटल कर दो। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। उन्होंने पूरी की पूरी पिता की विरासत मट्टी में मिला दी है, मिट्टी में मिला दी है। और इसका रिजल्ट साफ है। अगर मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी दोनों को मिलकर मुंबई में जो विधानसभा में 13 महीने पहले वोटिंग हुआ है वो 46% है।
उद्धव को जो वोट मिला है, कांग्रेस के साथ रहकर शिवसेना को जो वोट मिला है वो 23% है, और राज ठाकरे का जो वोट है विधानसभा का वो 7% है। तो इनका 30% है, उनका 46% है। ये 16 की गैप कैसे भरेंगे आप मुझे बताओ। तो इनकी हार तो निश्चित है। वो हारने वाली लड़ाई में अखाड़े में उतर रहे, लड़ नहीं रहे। मैं नहीं मानता कि वो लड़ रहे। देखो, लड़ना अलग होता है और चुनाव में पर्चे भरना अलग होता है। अगर ये सीरियस होते तो 5 जुलाई को अगर दो भाई साथ आ गए तो उसके बाद टाइम वेस्ट ना करते हुए उन्होंने अलायंस डिक्लेयर की होती। एक एक वार्ड का जो चुनाव है इसके लिए मेहनत करते तो उसको चुनाव लड़ना कहा जाता। अब इनके बहुत सारे कैंडिडेट है, वो एक दूसरे पर गुस्सा हो रहे। कल मातोश्री पर झगड़ा हो गया। मातोश्री में इसका जो मौसेरा भाई है आदित्य ठाकरे का, और दूसरे अनिल परब जो दूसरे एमएलसी है, उनमें झगड़ा हो गया। गुस्से से उठकर अनिल परब निकल गए, क्योंकि इनको चाहिए तो ये वोट मेरे कैंडिडेट के लिए, उनको चाहिए था, और जो कुछ गड़बड़ हो गई। तो कितनी मारामारी अंदर खाने चल रही है उसका आपको पता नहीं है, बहुत सारी चल रही है। और दूसरी तरफ हम देखें तो आपको बीजेपी में कोई रोता हुआ शायद दिखाई देगा, नहीं ऐसा नहीं है, वो भी नाराजगी होगी, लेकिन लड़ने के लिए इसकी तैयारियां पहले से की गई थी। तो बीजेपी लड़ने को उतरती है तो जीतने के लिए लड़ती है, या हारने के लिए अगर लड़ाई करने गए तो जीतेंगे कैसे, और जीतेंगे नहीं तो इनका भविष्य क्या होगा, उस भविष्य के बारे में चर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। हारने के लिए लड़ रहे और बिल्कुल बोलते सही। हराने के लिए लड़ रहे। अरे दूसरे को हराने के लिए नहीं, तुम्हारे जीतने के लिए लड़ो, अपने आप सामने वाला हार जाता है। बीजेपी मैदान में जीतने के लिए उतरती है, और लड़ते लड़ते हार भी गई तो परवाह नहीं, लेकिन जीतने की कोशिश करती है। अगर ये जीतने की कोशिश ही नहीं करेंगे और हारने के लिए मैदान में उतर जाएंगे तो इनका भविष्य साफ है, जो कुछ है हमारे सामने है। भाव बारामती में जो 2 दिन पहले प्रोग्राम था, मंच पर शरद पवार, उनकी बेटी, भतीजा यानी उप मुख्यमंत्री अजित पवार, गौतम अडानी की पत्नी भी थी, ये सब विराजमान। और वहां पर शरद पवार ने जम करके तारीफ की गौतम अडानी की। ये कहा कि साहब ये सूखाग्रस्त बनासकांठा गुजरात से आए और आकर के बिजनेस शुरू किया, और आज 23 राज्यों में इनका साम्राज्य है, बिजनेस है। कोई भी मेहनती युवक अगर ऊंचाइयां छूना चाहे तो गौतम अडानी से प्रेरणा ले सकता है। ये जानबूझ करके मैंने ये आपको लाइन सुनाई है कि मेहनती युवाओं के लिए वो प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं और उनको पूरा करना चाहते हैं। सुप्रिया ने कहा कि ये मेरे बड़े भाई की तरह है, प्यार भी करते हैं, डांटते भी हैं। राहुल गांधी तो रोजाना पानी पी पी करके कोसते हैं, बिना पानी पिए भी कोसते हैं अडानी को, फिर भी एक ही गठबंधन में है। भाऊ, कैसी राजनीति है ये? नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अडानी मेरे मेरे ख्याल से तीसरी बार बारामती आए, और तीनों बार उनको ड्राइवर कौन था? रोहित पवार था, इनका पोता था। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये ओपनली दिखाई देता है, ओपनली दिखाई देता है। हाँ, लेकिन इस बार अगर मीडिया वालों का ही थोबड़ा फूट गया है तो ये जरा ज्यादा तकरार कर रहे हैं, वरना इसके पहले 2 बार हो चुका है, उसमें कोई नई बात नहीं है। बार बार होते रहा है, बार बार होते रहा है। और इनकी बात क्यों करे राहुल गांधी? रेवंत रेड्डी के बारे में क्या कहेगा, अशोक गहलोत के बारे में क्या करेगा? सब लोगों की जरूरत है, वो दिखाने के नाटक है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इनको लगता है कि हम बोलेंगे तो लोग मानते हैं, ये जानते नहीं कि लोग बहुत सयाने हो चुके हैं। अगर हम बूढ़े हो गए, अब हमारे तो आपके घर में, मेरे घर में नातिन है,
उसको आज बोलेंगे और 5, 6, 7 साल बाद अगर बच्चे जैसा बर्ताव करेंगे तो बोलेंगे सठिया गए बूढ़ा, बोलेंगे ना। तो लोग राहुल गांधी की तरफ या ऐसे नेताओं के तरफ उसी नजर से देखते इनका दिमाग खराब हो गया, छोड़ दो। इससे ज्यादा ऐसे चीजों का दखल लेने की जरूरत है नहीं। अच्छा, एक बात बताइए आखिर में, महाराष्ट्र में एमवीए खत्म था कब? था कब? अगर होता तो विधानसभा चुनाव में रिफ्लेक्ट होता। कम से कम हारना बात अलग है, लेकिन आप 50 सीटें तक चुनकर नहीं लाते, इसका मतलब एमवीए था कब? अगर एक दूसरे देखो, सत्ता में इकट्ठा बैठने के बावजूद अगर एकनाथ शिंदे, अजित दादा और देवेंद्र अपने अपने जितने सीटों का बंटवारा किया उसमें ज्यादा से ज्यादा चुनकर लाए उन्होंने, एक दूसरे को मदद की ना जीतने में। अगर एमबीए होता तो एनडीए के यानी महाराष्ट्र में महायुति के इतनी 233 सीटें चुनकर नहीं आती। हाँ, बहुमत होता, 170 वगैरह पर अटक जाते, 175 पर अटक जाते। और एमबीए जो है वो एमबीए अगर एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से होते, देखो सीट का बंटवारा किया नहीं तो कई जगह मैत्रीपूर्ण लड़ाई हुई, फ्रेंडली फाइट हुई, इसको गठबंधन नहीं बोलते, गठबंधन नहीं बोलते। तो एमबीए था ही नहीं तो उसके मरने के बारे में या खत्म होने के बारे में चर्चा की क्या जरूरत है? इंडी गठबंधन भी कहाँ है? और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं, आपको याद होगा तो पिछले साल जयपुर डायलॉग में उस मंच से भी मैंने बोला था कि उसका भविष्य क्या पूछते हो, जिसका वर्तमान नहीं उसका भविष्य नहीं होता, ये मैंने बोला था, वही आज भी है। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों का भी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद इतनी संख्या में जुड़ने के लिए। और लाइक का बटन दबा दिया करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद है, डिस्कशन आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को फॉरवर्ड भी करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं। अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें। बेल आइकॉन में भी ऑल वाला बटन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलें। भाऊ के 2 चैनल हैं, एक मराठी में आप जानते हैं बहुत लोकप्रिय चैनल है प्रतिपक्ष, और दूसरा हिंदी में प्रतिवाद। दोनों को ही सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।